वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। बीपीएससी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। 4 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 5। इस टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक पहुँच सकते हो। और 150-200 जितने भी टेस्ट होते हैं एग्ज़ाम से पहले, 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहना। आपने कितनी भी थ्योरी पढ़ी होगी साल भर में या नहीं पढ़ी होगी तो कुछ तो रिवीजन मिलेगा इससे। अच्छे से पढ़ ली होगी तो ये प्रैक्टिस ही काम आएगी एग्ज़ाम हॉल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 19 अक्टूबर हो गई है आज और 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है, समय कम है। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डी मतलब 4 ऑप्शन तक आते हैं, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रहता है। इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पल्लव वंश का संस्थापक महेंद्र वर्मन नहीं है, नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं है, नरसिंह वर्मन द्वितीय नहीं है। इनमें से कोई नहीं भी होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्तर है सिंह विष्णु। सिंह विष्णु था पल्लव वंश का संस्थापक। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसके बाद आया महेंद्र वर्मन, उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम, देन महेंद्र वर्मन द्वितीय और आफ्टर दैट राज सिंह। ठीक है। किस चोल शासक ने पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था? पांड्य तथा श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला था परातंग। कौन था? परातंग, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आदित्य प्रथम के उत्तराधिकारी परातंग ने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। पांड्य नरेश ने परातंग के भय से श्रीलंका से सहायता मांगी और 915 ईस्वी में परातंग ने वेलूर के युद्ध में पांड्य और श्रीलंका की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। दक्षिण भारत की राजनीति में श्रीलंका के इस हस्तक्षेप के कारण चोलों एवं श्रीलंका के मध्य एक लंबे संघर्ष की शुरुआत हो गई। कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख से मिलता है? ऐहोल अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ऐहोल अभिलेख बादामी के प्रतापी राजा पुलकेशियन द्वितीय के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख इसी ऐहोल अभिलेख में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से किस शासक को जाना जाता था? पृथ्वीराज चौहान के नाम से किस शासक को जाना जाता था? पृथ्वीराज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। देखिए, पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय को जाना जाता था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज तृतीय को इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इसके पिता का नाम था सोमेश्वर। ठीक है। 1191 में क्या हुआ था सबको पता है। 1192 में क्या हुआ था सबको पता है। 1191 में पृथ्वीराज तथा मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। फिर अगले साल को एक और युद्ध होता है तराइन का, द्वितीय युद्ध। भारतीय इतिहास का यह निर्णायक मोड़ माना जाता है तराइन का, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192। इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और इस युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में हुई। न केवल पराजित हो गए बल्कि इस गौरी के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। चालुक्यों से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। चालुक्यों की राजधानी बादामी थी। इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। इस काल की महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था। इस काल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। इसी में झोल है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब पहला दूसरा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, भूल जाइए उसको। वैसे सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाले। और इस काल में, चालुक्यों के काल में महिलाओं को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता था, ये भी सही है। ये गलत है, डी। अपने को असत्य ढूंढना है तो डी इसका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उत्तरी अमेरिका की नदियों में निम्नलिखित में से किस नदी द्रोणी को कपास की पेटी नाम से जाना जाता है? ज्योग्राफी आ गई है। कपास की पेटी मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो मिसिसिपी नदी द्रोणी का दक्षिणी भाग कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे कपास की पेटी यानी कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित है? प्रेरी मैदान या प्रेरी प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, मैक्सिको कहवा उत्पादन के लिए, किंटा घाटी, ये प्रश्न आया था ना अभी यूपीपीसीएस में, किंटा घाटी मलेशिया की क्यों प्रसिद्ध है? सब रबर रबर लगाकर गलत कर गए। तो क्यूबा तो चीनी का कटोरा कहा जाता है, करेक्ट है, और किंटा घाटी मलेशिया में है, ये टिन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 सही हो गया। अब इसका आंसर डी ही होगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्रेरी प्रदेश गेहूं उत्पादन के लिए सही है और मैक्सिको भी कहवा उत्पादन के लिए सही है। सारे के सारे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ये ई है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, और उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है वो बतानी है। अब हम विशेषताएं देख लेते हैं। ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहा जाता है। ये रेंडियर का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए। रेंडियर कुत्ते देखे होंगे आपने। इनके हथियार को हारपून कहा जाता है। किस जनजाति की बात हो रही है? सिक्किम की चकमा की। जम्मू और सिक्किम में पाई जाती है चकमा, चकपा। यूपीएससी में पूछी भी है 2-3 बार। फिलहाल यहाँ उत्तर है, बर्फ़ के घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। रेंडियर कुत्तों का प्रयोग करते हैं स्लेज गाड़ी को खींचने के लिए, क्योंकि बर्फ़ जमी रहती है पूरी, चलना मुश्किल होता है। और इनके हथियार को हारपून कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एस्किमो की। किसकी? एस्किमो। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो उपर्युक्त विशेषता एस्किमो जनजाति से संबंध रखती हैं। यह कनाडा, ग्रीनलैंड तथा टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। इनके वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, सुमेल करने के लिए पूछ लिया जाता है। ग्रीनलैंड, कनाडा और टुंड्रा प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है सोमर्स द्वीप? मिक्लान को, सेंट पियर को, बरमूडा को या मेडागास्कर को? देखिए मेडागास्कर तो कहा नहीं जाता। आप बताइए किसको कहा जाता है सोमर्स द्वीप? तो बरमूडा द्वीप को कहा जाता है। किसको? बरमूडा द्वीप जो है सरगेसो सागर के पश्चिमी किनारे पर स्थित यूनाइटेड किंगडम के अधिकार क्षेत्र में आने वाला द्वीप है। किसके अधिकार क्षेत्र में? यूनाइटेड किंगडम के। इसे सोमर्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि यहाँ 1-2 द्वीपों का नाम और लिया गया है, जैसे कि सेंट पियर द्वीप और मिल्कान। सेंट पियर और मिल्कान जो है फ्रांस का अधिकार है इन दोनों द्वीपों पर, और न्यू फाउंडलैंड तथा लेब्राडोर के मध्य स्थित हैं ये। सेंट पियर और मिल्कान फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? डेट्रॉयट मोटर कार निर्माण के लिए यानी ऑटोमोबाइल के लिए बहुत पूछा जाता है प्रश्न, तो सही हो गया ये तो। एक्रोन सिंथेटिक रबर तथा टायर निर्माण के लिए। लॉस एंजल्स फिल्म निर्माण के लिए। देखिए ये भी करेक्ट हो गया। न्यूयॉर्क अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये भी करेक्ट ही है। और एक्रोन सिंथेटिक रबर तथा टायर निर्माण, ये भी सही है। तो सारे के सारे सुमेलित हैं ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर से सुन लीजिए। जो डेट्रॉयट है वो मोटर कार निर्माण के लिए, जो एक्रोन है सिंथेटिक रबड़ तथा टायर निर्माण के लिए, लॉस एंजल्स फिल्म निर्माण के लिए, और न्यूयॉर्क है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए फेमस। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट आपने पढ़ा होगा 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने संबंधी प्रावधान किया गया। प्रावधान अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगले साल को हुई थी 1774 में। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट ही हो गया। अगला देखते हैं। इस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पेथे। यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया है इससे रिलेटेड प्रश्न, ये कौन था? स्टेटमेंट बनाकर सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बिल्कुल नो डाउट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया,
जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, गलत है। 1813 में तो चार्टर आ गया था ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहाँ से आ गया, गलत है स्टेटमेंट। तो अपना आंसर मिल गया है डी है उत्तर, गलत उत्तर डी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो सन की वजह से गलत हो गया, 1813 नहीं बल्कि 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब? 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट संसद द्वारा संशोधन अधिनियम पारित किया गया। 1813 में तो चार्टर से हो गए थे, मतलब दूसरा चार्टर था 1813, उससे पहले भी हो गया था। अभी आगे प्रश्न आएगा, बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई? यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं, भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं, चार्टर अधिनियम 1853 में भी नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1853 है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नए निकाय का गठन किया गया। देखिए, कंपनी के कार्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर दिया गया। जो व्यापारिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिया गया और राजनीतिक कार्यों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं? 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम, इनको तो पढ़ा ही होगा आपने, 1853 का भी अधिनियम और 1793 का पहला चार्टर था। अधिकतर प्रश्न इनसे ही बनते हैं 1813, 33, 53 से, लेकिन पहला चार्टर 1793 में हो चुका था, याद रखिएगा, और यही सीक्वेंस है और इसका उत्तर अब ई हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे चार्टर अधिनियम ही हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किए गए? तो पहला स्टेटमेंट है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक पद का सृजन किया गया। अब इस पद का सृजन किया गया होगा, ठीक है, तो गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया होगा। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, बिल्कुल। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का आरंभ किया। देखिए, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का आरंभ तो भारत शासन अधिनियम 1861 ने किया था, तो ये तो होगा नहीं। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, ये भी 1861 के तहत किया गया था। तो ये ऊपर की दो चीज़ें हैं वो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत हुई हैं। जो सी और डी है वो 1861 के अधिनियम या परिषद अधिनियम के तहत हुई है। तो फिलहाल इसका आंसर एक से तो अधिक सही हो गया ना, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया पहली बार, तो ठीक है। और भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। ये चीज़ किस में थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक को नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, आपको ये भी याद रखना है। इसके तहत गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। अंतिम प्रश्न पर आ जाइए। किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, कभी ये भी पूछ लिया जाता है, कभी पूछ लिया जाता है मार्ले मिंटो के नाम से किसको जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो है भारत परिषद अधिनियम 1909 और मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या सुधार है भारत परिषद अधिनियम 1919, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना हुई और जो प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, हस्तांतरित विषय एवं आरक्षित विषय। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को ही कर दी गई थी।
और इस अधिनियम, यह जो अधिनियम है 1921 से लागू हुआ और 1937 तक भारत में लागू रहा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जबकि इसके बीच में भारत शासन अधिनियम 1935 आ चुका था। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लेना, और वरना 1 बार तो कर ही लेना। धन्यवाद।